नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए 26 मार्च 2022 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है, ग्राम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में दीवानी और फौजदारी दोनों मामले आते हैं। अगला है, इस अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। अगला है, जिला न्यायालय अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकते हैं। विकल्प है, पहला है केवल 1 और 2, अगला है केवल 2 और 3, अगला है केवल 1 और 3 और अंत में 1, 2 और 3। सबसे पहले संबंधित समाचार को देखते हैं। देखिए, समाचार यहां पर यह है कि भारत के अंदर में अब तक 476 ग्राम न्यायालयों के बारे में अधिसूचनाएं आई हैं, नोटिफाई किया गया है और इनमें से 257 कार्य कर रहे हैं भारत के 10 राज्यों के अंदर में। आखिर ग्राम न्यायालयों को लाया क्यों गया था? इनको लाने का, इनकी संकल्पना का जो मुख्य मकसद था, मकसद यह था कि भारत के अंदर में न्याय को सर्वसुलभ बनाया जाए और मध्यवर्ती स्तर पर अर्थात ब्लॉक के स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाए। और ये जो ग्राम न्यायालय होते हैं, ये एक प्रकार के चल न्यायालय होते हैं। यहाँ पर जो न्यायाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो सिविल मामले, इसके अलावा दीवानी मामले, इन सब दावों को सुन सकते हैं, इनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी फैसले करते हैं उनकी जो कॉपी है वो तुरंत दोनों पक्षों को मुफ्त में प्रदान करवाते हैं। इसके अलावा अगर इसकी कुछ अन्य विशेषताओं की हम लोग बात करें तो जो भी यहाँ पर कार्यवाहियां होंगी वो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ में राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक में की जाएंगी। यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के जो नियम है, मुख्य रूप से ये उनके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होगा। अब अगर आप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को देखना शुरू करते हैं तो यहां पर आपको एक संस्था और देखने को मिल जाती है और वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वो भी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है और मुख्य रूप से इन न्यायालयों के लिए जो नियम आदि हैं वो संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा बनाए जाते हैं। हालांकि इसमें राज्य और केंद्र सरकारों की भी भूमिका होती है। तो आइए जरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगर आप प्रश्न को देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दीवानी और फौजदारी दोनों मामले आते हैं, तो यह विषय तो सही है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है इसको अनिवार्य नहीं बनाया गया है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आखिरी कथन है यहां पर लिखा गया है जिला न्यायालय, जबकि मैंने अभी आपको यहां पर बताया है कि यहां पर होना चाहिए उच्च न्यायालय। ऐसे में तीसरा कथन गलत हो जाता है और इसका सही जवाब हो जाता है 1 और 2। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, काला नमक चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, काला नमक चावल की खेती बौद्ध काल से की जाती रही है। अगला है, काला नमक किस्म चावल की बीमारियों जैसे कि पेनिकल ब्लास्ट, स्टेम रॉट और ब्राउन स्पॉट के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। और अगला है, काला नमक चावल को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। हमारे सामने विकल्प है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। समाचार है, प्रमोटिंग कल्टीवेशन ऑफ काला नमक पैडी। आखिर ऐसा इसमें खास क्या है? दरअसल ये कम से कम पानी के अंदर में उगाया जा सकता है और जो बीमारियां हैं, खास तौर पर पेनिकल ब्लास्ट, स्टेम रॉट, ब्राउन स्पॉट, ये बीमारियों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। रासायनिक खाद, इसके अलावा कीटनाशकों के बगैर इसको उगा सकते हैं और तराई क्षेत्र के अंदर में 2001 से 3 के बीच जो सूखे की स्थिति बनी उसने इसकी उपज पर बहुत कम प्रभाव डाला। अब अगर आप लोग यहाँ पर इस बात को समझें कि आखिर ये नाम निकला कहाँ से है, तो आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि इस धान के ऊपर जो इसकी भूसी होती है, जिसे आवरण आप कह सकते हैं, वो काले रंग का होता है, तो वहीं से इसका नाम निकलता है काला नमक। कहाँ पर उगाई जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, इन क्षेत्रों में उसको उगाया जाता है। दरअसल सिद्धार्थनगर जिले की जो प्रजाति है काला नमक की, इसको जीआई टैग मिला था 2012 में और 2021 में एक जिला एक उत्पाद अभियान को आगे बढ़ाने के संदर्भ में काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया गया।
अब अगर आप लोग यहाँ पर प्रश्न को देखें तो काला नमक चावल की खेती बौद्ध काल से की जा रही है। दरअसल कपिल वस्तु के क्षेत्र के अंदर में इसकी खेती के साक्ष्य हमको बड़े प्राचीन समय से देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जो पहला वाला कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा वाला मैं अभी आपको बता करके आ रहा हूं कि यह भी सही है। और तीसरा कथन भी सिद्धार्थ नगर के संबंध में जो काला नमक चावल है उसको भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए यह भी सही है। और ऐसे में इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। अगला है, यूपीएससी के अध्यक्ष भारत सरकार में आगे नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। अगला है, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के हित में नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए। हमें यहाँ पर बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से गलत है या है। समाचार को देखते हैं जरा यहाँ पर। दरअसल एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के संदर्भ में यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए कुछ याचिकाएं न्यायपालिका के समक्ष लाई गई थी कि जिन लोगों को कोविड-19 महामारी का इन्फेक्शन हुआ और इसकी वजह से उस संक्रमण के कारण वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, तो ऐसे लोगों को कुछ अतिरिक्त मौके दिए जाएं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने न्यायपालिका के समक्ष इस बात को स्पष्ट किया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर अनेक ऐसे लोग सामने आ सकते हैं अलग अलग विषयों को लेते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, जिससे हालात काफी नाजुक हो सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स आप संघ लोक सेवा आयोग के बारे में समझें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह एक संवैधानिक संस्था है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। जो भी लोग यहां पर नियुक्त किए जाते हैं उनका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक चलता है। अगर हम पद से हटाने की प्रक्रिया को देखें तो या तो यह सदस्य इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से, या फिर सिद्ध कदाचार, जिसको हम लोग मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि अनुच्छेद 317 के अंदर में दी गई हैं, उनके आधार पर भी इन्हें हटाया जा सकता है। आप लोग यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें कि संवैधानिक संस्था होने के कारण इसे अपने कार्य को करने में काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त है, जैसे कि हम भारत के निर्वाचन आयोग को देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले कथन में दे रखा है 5 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक ये पद धारण कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, 6 वर्ष होगा और इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, तो निश्चित रूप से इन्हें इसी पद पर दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वो संघ लोक सेवा आयोग के अंदर में या राज्य लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त किसी अन्य नियुक्त के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो ऐसे में दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अंतिम कथन की, तो अंतिम कथन में आरक्षण की बात की जा रही है और संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो ऐसे में 1, 2 और 3 सारे ही गलत हो जाते हैं। हमसे गलत ही पूछा गया है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, ऐसा पहला शासक कौन था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया? और जवाब हम सभी को पता है, अशोक। चर्चा में ये बात क्यों आई है, जरा आप समाचार देखें। दरअसल बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा जी के द्वारा संसद के अंदर में इस प्रस्ताव को लाया गया कि प्रत्येक राज्य के अंदर में जो अलग अलग जिले हैं उनके अंदर में उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और इसको हम नाम देंगे स्वराज ऑफ आइडियाज, अर्थात विचारों का स्वशासन, जिसके माध्यम से हम भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति को आगे लेकर के आएंगे। लेकिन विपक्ष के द्वारा यहां पर यह कहा गया कि इसके माध्यम से केवल ब्राह्मणवादी परंपराएं हैं उनको ही आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के द्वारा यहाँ पर यह कहा गया, जिनका नाम जवाहर सरकार है, उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि सम्राट अशोक के बारे में हमें 1837 तक कुछ खास जानकारियां ही नहीं मिल रही थी, जब तक कि अंग्रेजों ने और उनकी संस्था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता ने अशोक के बारे में हमें जानकारियां नहीं बताई, उनके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। इतिहास के पन्नों में अशोक को धुंधला दिया गया।
आखिर ऐसा क्यों हुआ था? तो तृणमूल कांग्रेस के नेता के द्वारा कहा गया कि देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगर हम बात करते हैं सम्राट अशोक की, तो निश्चित रूप से भारतीय इतिहास के महानतम राजाओं में से एक रहे हैं, और जब से हमें उनके बारे में जानकारी मिली और उनकी जानकारी का एक बड़ा स्रोत रहे उनके द्वारा स्थापित कराए गए स्तंभ अभिलेख, जो कि भारत के अंदर में अनेकों क्षेत्रों से मिले हैं। आप लोग यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सांची, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, वैशाली सब बड़े क्षेत्र रहे हैं। सम्राट अशोक जो कि सत्ता में आते हैं 272 ईसा पूर्व के आसपास। हालांकि आप कुछ स्रोतों को अगर देखें तो 268 ईसा पूर्व भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि मोगली पुत्र तिस्स या उपगुप्त नाम के एक सन्यासी ने उनको बौद्ध धर्म के अंदर में शामिल किया था। अपने जीवन के पहले काल में अर्थात कलिंग युद्ध के पहले के समय में उन्हें चंड अशोक भी कहा गया, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जब वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तब वो देवानाम पिय अर्थात देवताओं के प्यारे राजा के रूप में स्थापित किए गए। इसके अलावा अशोक के दौरान ही हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया गया। दरअसल अशोक जब सत्ता में आए हैं तब यहाँ पर हमें जो एक खूनी संघर्ष देखने को मिलता है उसकी एक बड़ी वजह यह रही कि अशोक अपने पिता बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। बड़े पुत्र के रूप में सुसीम थे, लेकिन अशोक में योग्यताएं अधिक थी, इसीलिए वो सत्ता में आने में कामयाब भी हुए। अब बात कर लेते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में। आज का प्रश्न 2021 की प्रारंभिक परीक्षा से लिया गया है। प्रश्न है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंतिम दौड़ में अर्थात फाइनल में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। अगला है, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। 2019 से 21 के चक्र के लिए जब इस श्रृंखला का आयोजन किया गया तो यहां पर सबसे पहले इस बात का निर्धारण किया गया था कि हर एक टेस्ट के लिए कुछ अंक निर्धारित किए गए थे, मैचों की संख्या निश्चित कर दी गई थी। फाइनल में पहुंचने वाली टीमों का निर्णय इसी आधार पर होना था किस टीम के अंक ज्यादा है। लेकिन फिर आप लोग जानते हैं कोविड-19 महामारी का दौर सामने आता है, कई सारे देश लॉकडाउन में चले जाते हैं, तो ऐसे में जो मैचों की संख्या थी अलग अलग टीमों के लिए उसमें बदलाव हो गया। इसकी वजह से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए यहां पर हर एक टीम के द्वारा जो अंक प्राप्त किए जा रहे थे उसके स्थान पर इस बात का निर्णय किया गया कि जिस टीम के जो प्रतिशत अंक हैं वो जितने अधिक होंगे उस टीम को वरीयता दी जाएगी। तो यहां पर इस बात का आप ध्यान रखें कि फाइनल में जो पहुंचने वाली टीमें रहीं उसका फैसला उनके द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए उनका प्रतिशत निकाला गया और उसके आधार पर इसका फैसला किया गया। तो पहला वाला गलत हो जाता है। अब अगर आप दूसरा कथन देखें तो यहां पर भी यही प्रतिशत का नियम लागू होगा, ना कि अधिक मैच जीतने का नियम। तो ऐसे में दूसरा वाला भी गलत हो जाता है और इसका सही जवाब होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आज के प्रमुख तथ्य की। बुखारेस्ट 9 समूह आखिर यह है क्या? दरअसल ये बड़ा चर्चा में है। यह 9 देशों का समूह है और इसका जो नाम है बुखारेस्ट, ये रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लिया गया है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लगातार विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन के संदर्भ में आक्रामक कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस समूह की परिकल्पना की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लाउस योहानिस जो कि 2014 से रोमानिया के राष्ट्रपति रहे और आंद्रेस डूडा जो कि 2015 में पोलैंड के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने इस संकल्पना को लाया था। ये जो देश है ये नेटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में की गई और नेटो के विरोधी संगठन के रूप में वारसा संधि संगठन सामने आया 1955। हालांकि सोवियत संघ के पतन के साथ ही वारसा संधि संगठन का भी अंत हो गया, लेकिन नेटो अभी भी कार्य कर रहा है।
अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो व्लादिमीर पुतिन लगातार यही कह रहे हैं कि नेटो अगर रूस की तरफ विस्तार करेगा और जो भी राष्ट्र उसका साथ देंगे तो उनका हश्र यूक्रेन के जैसा ही होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर में जो 9 राष्ट्र मुख्य रूप से शामिल है और इनमें से रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया ये सोवियत संघ के नेतृत्व में जो वार्सा संधि सैन्य गठबंधन था उसके हिस्से भी रह चुके हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।